Hello everyone, my name is Patini and welcome back to my channel Nursing Corridor। आज की वीडियो में हम समझेंगे सैम्पलिंग टेक्निक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है। सो सैम्पलिंग इज द एक्ट, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग जो है एक तरह का एक्ट है और प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि हम उस पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सके। सपोज ये पॉपुलेशन है और ये क्या है, सैंपल है। इस पॉपुलेशन में से हम सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, राइट। तो सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। सो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं या फिर मेंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसमें से रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को रैंडमली क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। In this, every subject in a population has equal chance to be selected study sample। और probability sampling technique में क्या होता है कि हर एक, क्योंकि हम random selection कर रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल या एलिमेंट के पास में चांस होता है कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। The chances of systematic bias are relatively less because subjects are randomly selected। तो यहाँ पे biasness के chances बहुत कम होते हैं probability sampling technique में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, random selection कर रहे हैं। तो probability sampling technique की यही characteristics है कि यहाँ पे random selection होता है, ठीक है। हर एक subject के पास equal chances study में participate करने का, और biasness के chances भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हम समझेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। Technique wherein the samples are gathered in a process that does not give all the individual in the population equal chance of being selected in the sample। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन से, जिसमें हर एक एलिमेंट के पास या हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट किया जा सके, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में इक्वल चांस नहीं है स्टडी में पार्ट लेने का। इट इज बिलीव दैट नॉन रैंडम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस अ बायस सैंपल देन रैंडम मेथड्स। और यहाँ पे क्या है, जो नॉन रैंडम मेथड्स है, जो नॉन रैंडम टेक्निक है, इसमें जो भी हम लोग सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं बायसनेस के। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यही होता है कि इसमें जो भी सैंपल हम गैदर करते हैं उसमें एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस नहीं होता है स्टडी में पार्टिसिपेट करने का, प्लस यहाँ पे बायसनेस के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। तो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन होता है मेंबर्स का पॉपुलेशन में से। एवरी सब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एट स्टडी सैंपल। हर एक सब्जेक्ट के पास इक्वल चांस होता है स्टडी सैंपल में सेलेक्ट होने का, और यहाँ पे जो बायसनेस के चांसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सेकंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, third is systematic random sampling, fourth is cluster and multi-stage sampling, and last is sequential sampling। One by one we will study them। First is simple random sampling। So simple random sampling में क्या होता है, every member of population has equal chance of being selected as subject। यहाँ पे हर एक जो मेंबर है पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस है कि वो एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है। इसके यूजेस क्या है, पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस। मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का हम यूज तब करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो,
होमोजीनस हो, होमोजीनस मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की नहीं हो। होमोजीनस का मतलब होता है यहाँ पे जो पीपल है उनकी क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज कर सकते हैं। मस्ट हैव लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, और जो रिसर्चर है उसके पास में सैम्पलिंग फ्रेम होना जरूरी है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, राइट। जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है उसकी लिस्ट होना रिसर्चर के पास जरूरी है। रैंडम सिलेक्शन आइदर बाय लॉटरी, रैंडम टेबल और कंप्यूटर, और हम क्या कर सकते हैं, रैंडम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, लॉटरी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, रैंडम टेबल के थ्रू कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक डाउट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, या एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा लिया। रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे लॉटरी मेथड या कोई टेबल या कंप्यूटर, जिससे कि हम एक स्मॉल एक सैंपल को सेलेक्ट कर सके, राइट। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम बना के हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर्स वाले हैं उनको हमने अपनी स्टडी में ले लिया है, राइट। इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी, रैंडम सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी उठा लिया, या राइट किसी को भी हमने चूज कर लिया एज अ स्टडी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कोई मेथड यूज करेंगे, लॉटरी मेथड यूज सकते हैं, हम कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, हम लोग क्वाइन का यूज कर सकते हैं, क्वाइन फ्लिप करके कि हमें किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज मोस्ट रिलायबल एंड अनबायस्ड मेथड। ये क्या है, बहुत ही रिलायबल है और अनबायस्ड मेथड है। रिक्वायर्स मिनिमम नॉलेज ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन, और क्योंकि पॉपुलेशन होमोजीनस है तो इसलिए हमें ज़्यादा नीड नहीं है कि क्योंकि पॉपुलेशन होमोजीनस है इसलिए हमें नीड नहीं है कि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें पॉपुलेशन के बारे में। फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर और बायसनेस, यहाँ पे बायसनेस के चांसेस क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। One of the best things about the simple random sampling is the ease of assembling the sample। और simple random sampling में क्या होता है, हम लोग sample को भी क्या कर सकते हैं, इसलिए sample कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Requirement of a complete and up-to-date list of all members of the population. This list is not usually available for large population, क्योंकि simple random sampling के लिए ज़रूरी है कि रिसर्चर के पास में सैम्पलिंग फ्रेम हो, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट रिसर्चर के पास हो, बट लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस टाइम कंज्यूमिंग। तो क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है रिसर्चर को, प्लस कोई लॉटरी मेथड या कंप्यूटर का मेथड का यूज करके सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें थोड़ा सा रिसर्चर को क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स नीड टू बी डन बिफोर सैम्पलिंग इज अकॉम्प्लिश्ड, और यहाँ पे क्या है, थोड़े हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ रहे हैं सैम्पलिंग को अकॉम्प्लिश करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि हमें सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, सैम्पलिंग फ्रेम बनाना पड़ेगा, उस सैम्पलिंग फ्रेम से हम कोई मेथड यूज करेंगे एंड देन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को। तो इसमें क्या है कि 2-3 स्टेप्स हमारे लग रहे हैं, 2-3 प्रोसीजर्स हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट। सो डिवाइडिंग हेट्रोजीनस पॉपुलेशन स्ट्रेटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। हेट्रोजीनस पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वर्ड यूज किया गया है हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, राइट। और हम क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं, उसको हम स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे। और स्ट्रेटा किस बेस पे डिवाइड करेंगे, हम ट्रेड्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है, एंड देन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सैंपल को हर एक स्ट्रेटा से। तो यहाँ पे क्या है, सपोज एक पॉपुलेशन है,
राइट। एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं, तो रिसर्चर क्या करेगा, उन्हें स्ट्रेटा में डिवाइड करेगा। सपोज ये एक स्ट्रेटा है और ये एक स्ट्रेटा है, इन दोनों स्ट्रेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये स्ट्रेटा 1 हो गया, ये स्ट्रेटा 2 है। सपोज ये मेल है, यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे इनको स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया है, ये फीमेल है, ठीक है। और फिर ये जो दो स्ट्रेटा है, इससे क्या करेंगे हम, रैंडम सिलेक्शन से लोगों को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे 20 मेल है, यहाँ पे 20 फीमेल्स हैं और हमें 20 रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन चाहिए, तो हम 10 यहाँ से ले लेंगे और 10 यहाँ से ले लेंगे। ऐसे होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होती है, जैसे यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जो हेट्रोजीनस है, यहाँ पे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो इसको उसने क्या किया, दो स्ट्रेटा में डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमने मेल में डिवाइड किया, फीमेल में डिवाइड किया, और फिर जब हम स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंडम सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम सिलेक्शन से हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज यूजेस। तो ये यूज्ड कब होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, जब पॉपुलेशन क्या हो, हेट्रोजीनस हो। जब जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रह रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन हमारी हो उसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिविजुअल या एलिमेंट प्रेजेंट हो। डिविजन ऑफ हेटेरोजेनस पॉपुलेशन स्ट्रेटा बेस्ड ऑन सेलेक्टेड ट्रेट्स। तो यहाँ पे यही है कि जो डिवीजन है हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का स्ट्रेटा में, वो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिलीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन अपर क्लास में, कौन मिडिल क्लास में, डायग्नोसिस के बेसिस पे कर सकते हैं कि किसकी डिजीज कंडीशन क्या है, एजुकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, और जोग्राफिकल रीजन के बेसिस में भी कर सकते हैं। राइट। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, और स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप लिया है वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिविजुअल उसमें है। Right? Researcher also employs stratified random sampling when they want to observe existing relationship between two or more groups. तो researcher जो है वो stratified random sampling का यूज तब भी करता है जब उसको कोई relationship को observe करना हो between two or more subgroups. Therefore, comparison is possible between two subgroups with this sampling technique. क्योंकि हम यहाँ पे जब एक population से strata में divide करते हैं तो हमारे पास दो groups आ जाते हैं, तो ये टेक्निक को रिसर्चर तब भी इस्तेमाल करता है जब उसको दो ग्रुप्स को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। Proportionate satisfaction require accurate information on the proportion of population on each stratum. तो यहाँ पे strata में डिवाइड करने के लिए रिसर्चर के पास जो एलिमेंट्स है उनकी accurate information होना ज़रूरी है। लार्ज पॉपुलेशन मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम विच टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में तभी यूज कर सकते हैं जो पॉपुलेशन क्या हो, हमारी ज़्यादा हो। There is always a possibility of faulty classification and hence increase in variability. और it could be possible कि जब हमने इंडिविजुअल्स को स्ट्रेटा में डिवाइड किया, स्ट्रेटा में क्लासिफाई किया, तो उस टाइम कोई फॉल्टी क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। सो इस पिक्चर से भी हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। तो सपोज एक पॉपुलेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे अलग अलग कलर से डिनोट किया है। जैसे ये पिंक कलर जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, पर्पल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, और ग्रे जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं। तो उसको उसने स्ट्रेटा में डिवाइड किया। स्ट्रेटा 1 में सारे पिंक हैं, स्ट्रेटा 2 में सारे ब्लू हैं, और स्ट्रेटा 3 में सारे ग्रीन हैं। अब रिसर्चर ने क्या किया, हर एक स्ट्रेटा से क्या ले लिया है, लोगों को ले लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक।
Next type of probability sampling technique is systematic random sampling. Selecting of every kth case from the group such as every 10th person on a patient list. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्रेम होता है जो भी हमारा फ्रेम होगा सैम्पलिंग फ्रेम उसमें से हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे कि हम एवरी 5th नंबर वाले को क्या ले रहे हैं अपना सैंपल लेंगे राइट जैसे कि और ये के जो है केथ का मतलब क्या है यहाँ पे कोई नंबर है जिसको हम डिसाइड कर लेंगे कि इस नंबर वाले पर्सन को हम लेंगे लाइक जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 करेंगे जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 करेंगे ठीक है और हमने डिसाइड किया है कि जो 4th नंबर वाला है उसको हम क्या करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे जो भी फ्रेम होगा सैम्पलिंग फ्रेम उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे और के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें 10th पर्सन को ही लेना है या 4th पर्सन को ही लेना है या 5th पर्सन को ही लेना है उसको डिसाइड करने का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन अ टारगेट पॉपुलेशन एंड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल की मतलब टारगेट पॉपुलेशन में कितने हैं और हमने सैंपल साइज कितना डिसाइड किया है सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है रिसर्चर वांट टू चूज अबाउट 100 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 500 मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कितनी है 500 ठीक है और उसका पॉपुलेशन साइज कितना है साइज ऑफ सैंपल कितना है 100 तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 500 डिवाइडेड बाई 100 500 क्या है हमारा टोटल पॉपुलेशन है और हमारा सैंपल साइज कितना है 100 है तो 500 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आया हमारा 5 तो हमने यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 हो गया तो हम क्या करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम में से हर एक 5th पर्सन को अपना क्या कर लेंगे सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे द फर्स्ट सब्जेक्ट इज रैंडमली सिलेक्टेड लेटर एवरी केयर सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड तो और इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे मतलब कोई कॉइन फ्लिप करके या फिर हम डाइस का यूज करके हम क्या करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे नहीं तो ऐसे में क्या हो सकता है बायसनेस हो सकती है इसलिए हम फर्स्ट सब्जेक्ट को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ये जो केथ वाला रूल है उसको क्या करेंगे लागू करेंगे जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि हमारा जो केथ है वो 5th है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट को सपोज हमने डाइस की हेल्प से सेलेक्ट किया कि डाइस हमने फेंका तो उसमें सपोज अगर 4 आया तो 4 से हम जो 4th नंबर पे जो सैम्पलिंग फ्रेम में जो एलिमेंट होगा वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है सो यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है वो समझ में आ गया होगा अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन मस्ट बी अवेलेबल इसके लिए हमारे पास में सैम्पलिंग फ्रेम होना क्या है जरूरी है लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स रादर देन सेग्रीगेशन हम क्या करते हैं सब्जेक्ट्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू सेग्रीगेशन द फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर इज चूजन बाय द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल और फर्स्ट सब्जेक्ट को हमेशा हम कैसा सिलेक्ट करेंगे रैंडम मेथड से राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में तो इसका एडवांटेज क्या है कन्वीनियंट एंड सिंपल टू कैरी आउट ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही सिंपल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर पॉपुलेशन लेस cumbersome टाइम कंज्यूमिंग एंड इज चीपर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ये क्या है चीपर है इसमें कम समय लगता है क्योंकि हम लोग क्या करें जस्ट एवरी केथ पर्सन को क्या कर लेंगे हम सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आए वो क्या हो कम हो क्योंकि हम यहाँ पे क्या है सब लोग नॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है समटाइम्स में रिजल्ट इन बायस सैंपल यहाँ पे बायसनेस के चांसेस हैं अगर हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है if the first subject is not randomly selected then it become a non random sampling technique अगर हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है Next type of probability sampling is cluster or multi-stage sampling technique. In a very large population, random selection of geographical cluster and then random selection of subjects from these clusters. तो cluster और multi-stage sampling कहाँ यूज होती है जहाँ पे large population होती है वहाँ पे हम cluster और multi-stage sampling का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जो भी population है उसको हम geographical clusters में divide करते हैं और देन उस जोग्राफिकल क्लस्टर से हम क्या करते हैं रैंडम सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट्स का When simple random sampling is not possible due to size of the population, cluster random sampling is carried out. जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना पॉसिबल नहीं हो क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है
राइट। तो हम यहाँ पे हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हर एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और हम वहाँ पे कोई रैंडम मेथड का यूज़ कर सके। तब हम क्या करते हैं, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। When population is very large, such as in Asia, random selection of geographic clusters. तब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई रिसर्चर है, सपोज वो एशिया पे रिसर्च कर रहा है या फिर इंडिया में रिसर्च कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है ना। अगर सपोज कोई रिसर्चर है वो इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहा है, तो इंडिया में तो कितने सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर को बहुत मुश्किल है कि वो हर एक स्टेट के हर एक कॉलेज से क्या ले, इंफॉर्मेशन ले पाए स्टूडेंट से। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कौन सी टेक्निक का यूज कर सकता है, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा, geographical units are the most commonly used ones in research. For example, a researcher requiring to survey the academic performance of Indian high school students. तो यहाँ पे जो है, जो रिसर्च यहाँ पे अगर हमें कोई क्लस्टर बनाना है तो उसके लिए geographical units का हम हेल्प ले सकते हैं। सपोज कोई रिसर्चर है, अगर वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है कि जो इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो क्या कर सकता है, ही और शी कैन डिवाइड द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। तो क्या कर सकता है, पूरी इंटायर इंडियन पॉपुलेशन को वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में क्या कर देगा, वो उसे डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर रिसर्च थ्रू सिंपल और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग द रिसर्चर देन सेलेक्ट्स अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक रिसर्चर जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस असिस कर रहा है इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, तो वो देन क्या करेगा, डिफरेंट सिटीज को किस में डिवाइड करेगा, क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा। और फिर जो उसने डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया, उसमें से कुछ क्लस्टर्स को क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा और देन उस क्लस्टर्स में से क्या लेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को लेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द रिसर्चर कैन ईदर इंक्लूड ऑल द हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ये तो हो सकता है कि जो रिसर्चर वो सभी क्लस्टर्स में से क्या ले, जो भी क्लस्टर्स उसने सेलेक्ट किए हैं उस सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले ले एज सब्जेक्ट्स, या फिर वो क्या कर सकता है, ही कैन चूज अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच क्लस्टर, या फिर जो क्लस्टर उसमें से उसने सेलेक्ट किए उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को वो ले सकता है बाय रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सो इस डायग्राम, इस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिसर्चर ने रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को लिया हुआ है, राइट। तो उसने क्या किया कि वो पूरी कंट्री में जो पॉपुलेशन है हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, उन पे रिसर्च कर रहा है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले स्टेट को चूज किया, फिर स्टेट को क्लस्टर बनाया, फिर स्टेट से उसने सिटीज में क्लस्टर, सिटीज से क्लस्टर बनाए, और फिर सिटीज से कहाँ, कॉलेज से, और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है उसने क्या किया, हर एक कॉलेज से क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया। तो इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है या क्लस्टरल सैम्पलिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। एडवांटेज से हम समझेंगे कि चीप, क्विक एंड इजी फॉर लार्ज पॉपुलेशन। ये जब बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन पे अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए चीप, क्विक और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एस्टिमेटेड फॉर सैंपल साइज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैम्पलिंग एरर। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी क्लस्टर या जो भी स्टूडेंट्स को रिसर्च सेलेक्ट करता है, जिस भी इंडिविजुअल को रिसर्च सेलेक्ट करता है वो रिप्रेजेंट कर सके पूरी पॉपुलेशन को। चांसेस ऑफ लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्यू टू ओवर रिप्रेजेंटेटेड और अंडर रिप्रेजेंटेटेड क्लस्टर्स। हो सकता है कि यहाँ पे जो क्लस्टर्स बहुत सारे रिसर्चर ने बना दिए हों या फिर क्लस्टर्स बहुत कम बनाए हों, जिसकी वजह से जो भी सैंपल उसने सेलेक्ट किया है वो क्या करे, पॉपुलेशन को कम रिप्रेजेंट करे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। तो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, और इसमें क्या होता है, दिस मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स। और ये बहुत थोड़ा डिफरेंट है अदर मेथड से। यहाँ पे क्या होता है, हियर देन सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे सैंपल साइज पहले से फिक्स्ड नहीं होता है। The investigator initially select a small sample। जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहले क्या करता है, एक स्मॉल सैंपल को सेलेक्ट करता है, और उस स्मॉल सैंपल से क्या बनाने की कोशिश करता है, वो इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन बनाने की कोशिश करता है। अगर वो स्मॉल सैंपल से कंक्लूजन नहीं बना पाता है,
देन वो क्या करता है और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो एक स्मॉल सैंपल को लेगा और उस स्मॉल सैंपल से रिजल्ट तक पहुंचेगा। अगर वो रिजल्ट नहीं बना पा रहा है, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब देन वो क्या लेगा और सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेगा, राइट। तो यही हमारा सीक्वेंशियल सैम्पलिंग टेक्निक है। एग्जाम्पल है अ रिसर्चर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। एक जो रिसर्चर है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, इज देयर एनी एसोसिएशन और नॉट। इनिशियली रिसर्चर टेक्स अ स्मॉलेस्ट सैंपल। तो यहाँ पे रिसर्चर जो है उसने बहुत ही स्मॉल सैंपल लिया और उस स्मॉल सैंपल से वो कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है देन वो क्या करेगा और सैंपल को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फैसिलिटेट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग जो स्टडी है वो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर कर सकते हैं। हेल्पिंग इन अल्टीमेटली फाइंडिंग द इंफ्लुएंस ऑफ द स्टडी। और ये स्टडी हमें, ये सैम्पलिंग टेक्निक हमें मदद करती है हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने में। इसके डेटा डिसएडवांटेजेस क्या है। विद दिस सैम्पलिंग टेक्निक इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अ फिनोमेना व्हिच नीड्स टू बी स्टडीड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये उस फिनोमेना को हम स्टडी से नहीं कर सकते जिसको हम एक बारी में स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करें, अगर हमें हमारे कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंचेंगे तो हमें दोबारा सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम उन स्टडीज के साथ यूज नहीं कर सकते हैं जब हमें एक ही टाइम पे क्या चाहिए, अपना कंक्लूजन चाहिए। रिक्वायर्स रिपीटेड एंट्रीज इनटू द फील्ड टू कलेक्ट द सैंपल। क्योंकि हम बार बार सैंपल ले रहे हैं तो इसीलिए हमें बार बार फील्ड में जाना पड़ेगा। ये क्या है, एक हमारा डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो में हमने सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा। सैम्पलिंग टेक्निक मतलब यहाँ पे हम क्या करें, पॉपुलेशन से हम क्या करें, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करें। उस बीच में जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक टू टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस है स्टडी में पार्टिसिपेट करने का, बट नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है, वहां पे हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा types of probability sampling technique. So there are 5 types of probability sampling technique. One by one we will do a quick revision. तो सबसे पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है स्टडी में पार्टिसिपेट करने का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे बाय लॉटरी मेथड या रैंडम टेबल के माध्यम से थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए या फिर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे और स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन टारगेट पॉपुलेशन अपॉन साइज ऑफ सैंपल। जो भी आएगा उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, उसको हम kth मानेंगे और उस इंडिविजुअल को हम एक सैम्पलिंग फ्रेम में जो भी हमारा k निकल के आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा एज अ सैंपल। नेक्स्ट आता है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में, मल्टी स्टेज क्लस्टर्स में क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और देन हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंपल को लेते हैं और उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं देन हम क्या करेंगे, फिर से सैंपल को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर से सैंपल साइज अपना इंक्रीज करेंगे और एक नया सैंपल लेंगे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। आई होप ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप ज़रूर उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।